स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं राजेश कुमार। आज जो हम लोग रणथंभौर यानी कि हमीरदेव का आज पूरा कहानी को समझने वाले इस वीडियो में, और इससे पहले जो है किस तरह रणथंभौर में कैसे किनका शासन हुआ, किसने रणथंभौर को बनाया, और रणथंभौर के समय में दिल्ली के सुल्तान कौन कौन थे, उसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं, है या ना। तो आज हम लोग जो है वो रणथंभौर का कहानी यानी कि पूरा रणथंभौर में कौन कौन सा शासक चौहान वंश के साथ हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले आपको कुछ बात बता देते हैं कि रणथंभौर के जो सबसे पहले अगर बात करें तो वो बनाया गया था 887 ईस्वी में। ठीक है, वो किन के द्वारा? रणथंभदेव के द्वारा। ठीक है, जिसका नाम मरकट है ना, वो वंश के मरमट वंश के थे। उसके बाद जो वंश बैठा था उसका नाम था क्या, आपको क्या नाम था? टाटू वंश। तो उसको हम लोग देखें, टाटू वंश और मरमट वंश के बाद हम लोग आज जो देखने वाले हैं चौहान वंश। और चौहान वंश को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि चौहान वंश हम लोग पढ़ने वाले हैं रणथंभौर को लेकर, और दिल्ली में जो शासक है उस शासक जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग हमीरदेव को देखेंगे, और हमीरदेव के समय में दिल्ली का जो सुल्तान था इसका नाम था कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो रणथंभौर जैसे कि आप पहले देख चुके हैं कि रण का मतलब क्या होता है। रण का मतलब होता है कि वह पहाड़ी के नीचे वाले पहाड़ी को हम लोग कहते हैं रण। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें थौर की तो वह क्या था? हम की बात पहाड़ी पे बना हुआ किला, उसको हम लोग कहते हैं क्या? थम। तो रणथंभौर में अगर चौहान वंश की अगर हम बात करते हैं तो चौहान वंश में सबसे पहला जो शासक था जिसने रणथंभौर पे अपना राज्य स्थापित किया था उसका नाम था, आपको क्या? उसका नाम था गोविंदराज। गोविंदराज, याद रखिएगा, उसका नाम क्या था? गोविंदराज। अब ये गोविंदराज के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। गोविंदराज वह शासक 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान तीसरा और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। और पराजय होने के बाद पृथ्वीराज चौहान को आपको पता ही है कि मोहम्मद गौरी ने क्या किया था उसके साथ। उसके बाद उसका जो पुत्र था जिसका नाम था क्या? उसका पुत्र था गोविंदराज। वह गोविंदराज जो है वह तो गोविंदराज जो है वह गद्दी पर बैठता है, यानी कि रणथंभौर पर वह अपना साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, और गोविंदराज जो रणथंभौर में बैठा है तो वहां पे दिल्ली में जो शासक रहते हैं उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो है वो रणथंभौर पे हमला किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि जब गोविंदराज गद्दी पर बैठा तो वह दिल्ली को टैक्स दिया करता था। यानी कि आपको पता ही है कि दिल्ली के अधीन जो भी राज्य होंगे वह टैक्स दिया करते थे, किसको? दिल्ली को। ठीक है, तो गोविंदराज जब गद्दी पर बैठा तो वो भी दिल्ली को टैक्स दिया करता था। लेकिन दुर्भाग्यवश गोविंदराज की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जो है अगला जो वहां पे शासक बैठता है उसका बेटा, जिसका नाम रहता है क्या? वाल्हन देव। क्या नाम है? वाल्हन देव। अब ये वाल्हन देव जो है वह दिल्ली को टैक्स देने से मना कर देता है। उसका क्या नाम रहता है कि मैं दिल्ली को टैक्स नहीं दूंगा। ठीक है, मैं दिल्ली को टैक्स नहीं दूंगा। और इसने क्या किया कि इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करवा लिया। इसने रणथंभौर को अब स्वतंत्र घोषित करवा लिया। स्वतंत्र का मतलब है कि मैं दिल्ली को टैक्स नहीं देने वाला हूं, भाई आप कुछ भी कर लीजिए, हम टैक्स नहीं देंगे। तो ये किसने किया? वाल्हन ने। लेकिन गोविंदराज टैक्स देता था। अब उस समय में दिल्ली की अगर यथास्थिति की बात करते हैं तो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद बैठता है कौन? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश को यह बात पता चलता है कि रणथंभौर का जो शासक है जिसका नाम है वाल्हन देव, यह हम लोगों को टैक्स देने से मना कर दिया। अब स्वाभाविक है जो दिल्ली के शासक होंगे वो थोड़ा सा उग्र होंगे, और उग्र होने के बाद यह जो है रणथंभौर पे क्या करता है? हमला कर देता है। रणथंभौर पे क्या करता है? हमला कर देता है। कहा जाता है कि
इसने इल्तुतमिश ने जब रणथंभौर पे हमला किया तो वाल्हन पे जब हमला करता है तो वाल्हन जो है वहां से भाग जाता है, वह प्रदेश को छोड़ देता है, यानी कि रणथंभौर को वो छोड़ के जंगलों की ओर चला जाता है और जंगल में अपना जीवन को वह व्यतीत करने लगता है। ठीक है, उसके बाद उसको जंगल में ही उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है उसकी। उसी प्रकार से फिर इसके बाद कौन आए, वह है प्रहलादन देव, ये भी जंगल में इनका जीवन जो है बीतते चला जाता है। उसके बाद आते हैं वीर नारायण देव। वीर नारायण देव के बारे में कहा जाता है कि वीर नारायण देव जो है यह कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों को इकट्ठा करते हुए एक बलपूर्वक जो है वो प्रयास करते हैं कि क्या हम लोग रणथंभौर पे अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। उसी क्रम में यह जो है प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है इनका प्रयास विफल रहता है और विफल रहने के कारण जो है दिल्ली के शासक जो है इनकी क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। और हत्या जो करवाते हैं तो उस समय में शासक जो दिल्ली का रहता है उसका नाम रहता है इल्तुतमिश। कहता है इल्तुतमिश। तो इनका भी जीवन जंगल में, इनका भी जीवन जंगल में, और यह प्रयास किए कि हम जो है रणथंभौर पे अपना साम्राज्य को स्थापित करें, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको भी इल्तुतमिश क्या करता है, हत्या करवा देता है। अब इल्तुतमिश की हो जाती है मृत्यु। तो इल्तुतमिश की जब मृत्यु होती है तो आपको पता होगा कहानी में कि इल्तुतमिश अपनी एक बेटी जिसका नाम रहता है रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान को वो चाहता था कि वो यहाँ का सुल्तान बने, लेकिन वहाँ के जो सरदार थे, वहाँ के जो अमीर लोग थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग किसी महिला के अंदर में काम करें। अब इसका पूरा नजर जो है वह बाघ भट्ट नजर बनाए हुए था। बात समझ रहे हैं कि दिल्ली में क्या घटना घट रहा है। तो जब आप देखे होंगे इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो रजिया सुल्तान का भी ज्यादा दिन कार्यकाल नहीं होता है। फिर उसके बाद मोइजुद्दीन बहराम शाह का भी ज्यादा कार्यकाल नहीं होता है। तो इस क्रम में क्या होता है कि इधर बाघ भट्ट जो है अपने आप को तो आप देखें कि इल्तुतमिश के मरने के बाद रजिया आती है, रजिया के बाद मोइजुद्दीन बहराम शाह आता है। तो मतलब दिल्ली का जो स्थिति है वो उठा पटक का स्थिति है। दिल्ली का जो स्थिति है वो उठा पटक का स्थिति है। तो दिल्ली में जो शासक का उठा पटक चल रहा है। अब इधर जो है ये लोग जंगल में है, कौन कौन, वीर नारायण तो मर गया, इल्तुतमिश मार दिया, लेकिन इधर बाघ भट्ट भी जंगल में है। अब वो जंगल से देख रहा है, सारा स्थिति को नजर रखा हुआ है। बात समझ रहे हैं। अब देखने का मतलब नहीं कि दूरबीन से देख रहा था, मतलब कोई नहीं कहीं ना खबर उसको मिल रहा था कि दिल्ली में जो है इल्तुतमिश मर चुका है। रजिया सुल्तान को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि आप सुल्तान बने। उसके बाद रजिया के बाद जो है वो मोइजुद्दीन बहराम शाह बनता है, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। तो ये सब का फायदा उठाते हुए ये जो है बाघ भट्ट जो है वो रणथंभौर पे अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। बात समझे। पुनः जो है रणथंभौर पे अधिकार स्थापित किसका हो गया, बाघ भट्ट का। अब बाघ भट्ट के बाद एक थे शासक जिनके मरने के बाद नाहरदेव, और नाहरदेव के बाद आते हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का जो कार्यकाल है वो 1250 से लेकर 1282 ईस्वी तक है। 1250 से 1282 ये है रणथंभौर के शासक जैत्र सिंह। और दिल्ली की अगर बात करें तो 1250 यानी कि नसरुद्दीन मोहम्मद, उसके बाद बलबन। तो ये दो शासक जो हैं वो जैत्र सिंह के समय में, बात समझ में आ रहा, जैत्र सिंह के समय में यानी कि जैत्र सिंह का काल है 1250 से 1282। और दिल्ली में जो शासक बना हुआ है वो कौन है, नसरुद्दीन मोहम्मद, और बाद में बनेगा कौन, बलबन। अब इसको लीड तो बलबन ही कर रहा था। अरे नसरुद्दीन मोहम्मद को लीड कौन कर रहा था, बलबन ही कर रहा था। बात समझ रहे हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद को लीड कौन कर रहा था, बलबन कर रहा था। अब क्या होता है, जैत्र सिंह जब शासक बनता है, कहा जाता है जैत्र सिंह जब शासक बनता है तो ये सूचना मिलती है किसको, दिल्ली में। और दिल्ली में शासक रहता है उस समय नसरुद्दीन मोहम्मद।
नसरुद्दीन मोहम्मद को यह खबर मिलती है कि रणथंभौर का जो शासक है कौन, जैत्र सिंह, ये जैत्र सिंह अपना साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और टैक्स हम लोगों को नहीं देता है। तो उस क्रम में जो है आपको नसरुद्दीन मोहम्मद जो है वो भेजता है बलबन को। अब बलबन को जब भेजता है तो बलबन पहुंच जाता है कहां, रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग से पहले एक दुर्ग आता है जिसका नाम है क्या, झाझन का दुर्ग, उसको कहते हैं झाझन का दुर्ग। यह झाझन का दुर्ग कहा जाता है कि अगर आपको रणथंभौर जीतना है तो आपको झाझन का दुर्ग को जीतना होगा। तो बलबन जब अपना सेना लेके चलता है दुर्ग पे हमला करने के लिए, रणथंभौर पे हमला करने के लिए, तो बलबन को यह बात भली भांति पता था कि यह दुर्ग को जीतना आसान नहीं है और अगर इसको जीतना है तो हम लोगों को सबसे पहले झाझन का दुर्ग को जीतना होगा। होता भी यही है कि झाझन का दुर्ग को बलबन जीत लेता है, याद रखिएगा, बलबन जीत लेता है झाझन का दुर्ग को। और आगे जब जलालुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे ना तो जलालुद्दीन भी झाझन का दुर्ग को जीतता है, याद रखिएगा। तो झाझन का दुर्ग बलबन जीत लिया, लेकिन बलबन जो है वो रणथंभौर को नहीं जीत पाया। वो झाझन को दुर्ग को ही जीतने के बाद वहां से पुनः वो वापस पहुंच जाता है अपने महल में, ठीक है, बलबन। उसके बाद जैत्र सिंह का बाद हम लोग 1282 में जैत्र सिंह की मृत्यु हो जाती है और जैत्र सिंह का जो बेटा रहता है जिसका नाम है क्या, हमीर देव। हमीर देव, तो हम लोगों का स्टोरी का जो मुख्य पात्र है वो है हमीर देव। कौन है, हमीर देव। हमीर देव रणथंभौर का वह शासक जिसने 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक शासन किया। 1282 से 1301 ईस्वी तक। अब 1282 कहने का मतलब दिल्ली में कौन बैठा हुआ है, तो 1282 यानी कि बलबन। अब बलबन बैठा हुआ है और उसके बाद तुरंत कैकुबाद, माने स्थिति बहुत खराब है दिल्ली में। और उसके बाद कैमूर्स, उसके बाद आ जाता है कौन, खिलजी वंश और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद आता है कौन, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अब इधर रणथंभौर में कौन बैठ चुका है, हमीर देव। हमीर देव 1282 और दिल्ली में बलबन। और बलबन के मरने के बाद दिल्ली का गुलाम वंश का जो स्थिति है वो बहुत लचर हो जाता है, लचर पचर हो गया दिल्ली का सुल्तान लोगों का, गुलाम वंश का स्थिति। बलबन के बाद आ जाता है कौन, कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद कैमूर्स। और उसको मारने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक वंश का स्थापना करता है जिसका नाम रहता है खिलजी वंश। खिलजी वंश। अब देखो दिल्ली में ये सब घटना घट रहा है, दिल्ली में ये सब घटना घट रहा है, बात समझ रहे हैं। और इधर जनाब कौन है, हमीर देव। हमीर देव अपना मस्ती से सब काम करना स्टार्ट कर चुका है। अब क्या क्या करता है चलिए उस पर चर्चा करेंगे और कैसे फिर अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इसका युद्ध होता है और कैसे हमीर देव ने इसको कहा था कि इतना घाव करेंगे कि आपको याद नहीं होगा कि आपका शरीर पे कितना घाव हुआ है। ये आगे का कहानी बात करेंगे। उससे पहले हमीर देव का कार्यकाल हम लोग देखे अभी 1282 से 1300। इसकी मृत्यु जो होती है वो होती है 11 जुलाई 1301 ईस्वी। कब होता है, 11 जुलाई 1301 ईस्वी। चलिए इसका पूरा परिवार के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। दिल्ली में अभी कौन कौन चल रहा है, अभी उठक पटक चल रहा है ना, तब तक हम लोग इसका परिवार को जान लेते हैं। उसके बाद आएगा जलालुद्दीन, ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो इधर देख लीजिए, पहले हमीर देव का जो पिता थे इसका नाम था जैत्र सिंह। कौन था, जैत्र सिंह। हमीर देव की माता का नाम था हीरा देवी। हमीर देव की पत्नी थी रंग देवी और इसकी एक बेटी थी, इसका नाम था पद्मला, ये इनकी बेटी थी। और याद रखना 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, 11 जुलाई 1301 ईस्वी को जब हमीर देव की मृत्यु होती है तो उसके बाद यही रंग देवी और बेटी पद्मला दोनों जो है वो जौहर करती हैं अग्नि में कूद के, और इसी को हम लोग प्रथम साका के रूप में जानते हैं। साका
जो आग में कूद के जो जौहर करती थी ना, तो राजस्थान का प्रथम साका जो है वो किनके द्वारा किया गया था? तो रंग देवी और पद्मला। कहाँ का? राजस्थान का। लेकिन आपके दिमाग में पहुंच गया होगा एक और आगे वाला बात, याद आया? पहले वाला ये बात याद आया होगा, लेकिन वो राजस्थान में नहीं था, वो कहाँ था? सिंध के तरफ। खैर, तो जैत्र सिंह इसके पिता का नाम, माता हीरा देवी, पत्नी रंग देवी, बेटी पद्मला। और याद रखिएगा 11 जुलाई 1301 ईस्वी को राजस्थान का प्रथम साका किया गया किनके द्वारा? रंग देवी और पद्मला। क्लियर है? हमीर देव का दरबारी कवि था विजयादित्य, और हमीर देव का जो गुरु था उनका नाम था राघव देव। क्या नाम था? राघव देव। बात समझ में आया? यहां तक क्लियर है? राघव देव उनके गुरु का नाम था। अब रणथंभौर जो था दुर्ग, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रणथंभौर पे कहा जाता है कि 1226 से शुरुआत हुआ और 1569 तक, यानी कि अकबर के समय तक रणथंभौर पे हमला किया गया था अलग अलग शासकों के द्वारा। सोच लीजिए, ऐसा खतरनाक दुर्ग था ये, अलग अलग शासकों के द्वारा 1226 से लेके 1569 तक अलग अलग शासकों के द्वारा हमला किया गया था। तो यहाँ हमीर देव को हम लोग देख लिए। हमीर देव का कार्यकाल 1282 से 1301। मरा कब? चलिए, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी, बेटी, राजस्थान का प्रथम साका किनके द्वारा? रंग देवी और पद्मला। हमीर देव का कवि, दरबारी कवि विजयादित्य, और इनका गुरु का नाम। अब हमीर देव गद्दी पर बैठ गया। बात समझ में आया? अब हम लोगों का स्टोरी यहां से शुरू होता है हमीर देव का। हमीर देव गद्दी पर बैठ गया। अब हमीर देव जो है अपना राज्यरोहण 1282 ईस्वी को करवाया। राज्यरोहण मतलब अपना राज्याभिषेक 1282 को करवाता है। अब जरा 1282 में दिल्ली में कौन है, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो दिल्ली में 1282 में बलबन जी हैं। कौन है? बलबन है। अब ये 1282 में अपना राज्याभिषेक करवाया। अब इधर दिल्ली में बलबन है। अब ये अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित करवा के रखा कि हमको दिल्ली को टैक्स नहीं देना है किसी भी कीमत पे। अच्छी बात है। अब ये हमीर देव जो है 1282 में बैठा, 1286 में ही कहता है गढ़मंडल पर विजय प्राप्त कर लिया और एक महल का निर्माण करवाया जिसे कहते हैं बादल महल। 1286। यहां दिल्ली पे कौन है? बलबन। दिल्ली में कौन है? बलबन। यहाँ पे 1286 में यह गढ़मंडल पर हमला किया और वह जीत लिया। जीतने के बाद बादल महल का निर्माण करवाता है। अब बलबन का मृत्यु होता है 1287, मतलब दिल्ली का स्थिति बहुत खराब होने जा रहा है। क्लियर है? दिल्ली का स्थिति खराब हो रहा है क्योंकि इसके बाद बैठा कैकुबाद ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया और कैमूर बैठा 1290, ये भी ज्यादा दिन शासन नहीं किया। ये दोनों ये स्थिति का लाभ उठाते हुए, इस स्थिति का लाभ उठाते हुए हमीर देव क्या क्या किया आइए देखते हैं। तो 1888 में 1288 में जब हमीर देव शासक बना था, जब 1282 में, तो 1282 में सबसे पहले वो गढ़मंडल पर हमला किया और विजय प्राप्त कर लिया। और विजय प्राप्त करने के बाद एक महल का निर्माण करवाया जिसको कहते हैं हम लोग क्या? बादल महल। अब बादल महल का निर्माण करवाया। अभी हमीर देव अपना गद्दी पर आराम से बैठा हुआ है और विचार विमर्श करता है अपने लोगों के साथ कि ऐसे नहीं होगा, दिल्ली का स्थिति तो अभी बहुत खराब चल रहा है, तो क्यों ना हम लोग अपना राज्य का क्या करें? विस्तार करें। राज्य का विस्तार करें, क्योंकि दिल्ली का बलबन के बाद ऐसा कोई शासक ही नहीं था जो कमांड कर सके दिल्ली पर। ये दोनों तो कहानी खत्म था। ठीक है, अभी आगे चलेंगे। अब आगे क्या हुआ? तो इन लोग विचार किया कि हम लोग राज्य का विस्तार करेंगे। उसी क्रम में
यह निर्णय लिया गया 1888 को, किसका? रणथंभौर साम्राज्य का विस्तार करने का। रणथंभौर साम्राज्य का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। उसी क्रम में हमीरदेव जो है वो सबसे पहले अभियान 1288 ईस्वी को ये करता है भीमदूत्य पर हमला। भीमदूत्य, गुजरात, भीमदूत्य पर हमला करता है 1288 में। अब वहां दिल्ली में कौन था जरा देख लो। दिल्ली में 1288 में कौन है? कैकूबाद, है ना। स्थिति बहुत खराब है दिल्ली का। इसका लाभ उठा रहा कौन? हमीरदेव। अब ये हमीरदेव 1288 में भीमदूत्य के खिलाफ हमला करता है और वहां पे जाने के बाद कहा जाता है कि हमीरदेव शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। तो वहां पे एक मंदिर है, उस मंदिर में शिव जी का जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग का उद्धार मतलब क्या, उसको पूरा निर्माण करवाता है। और उसके बाद वहां से लौटते क्रम में शिप्रा नदी पर वह शिप्रा नदी के किनारे बैठकर शिव पूजन करता है, शिव जी का पूजा पाठ करता है। कब? 1288 में। अब आते हैं 1290। 1290 में दिल्ली में कौन है उसको देखते हैं। दिल्ली में बलबन की मृत्यु होती है 1287 में, कैकूबाद 1290 में और यहाँ 1290, यानी कि कैकूबाद के बाद जस्ट बैठता है कैमूर्स। अब कैमूर्स का एक सेनापति रहता है जिसका नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है कैमूर्स की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद खिलजी वंश की स्थापना करता है 1290 में। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बैठा 1290 में। अब स्वाभाविक है इसका नजर पहले से भी होगा रणथंभौर में, रणथंभौर में पहले से नजर होगा, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उस सत्ता में था ही नहीं। अब ये सत्ता में आया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आया 1290 में। इधर रणथंभौर में कौन बैठा हुआ है? हमीरदेव। और हमीरदेव अपना राज्य विस्तार का नीति में लगा हुआ है, ठीक है। अब उसी क्रम में 1290 में जलालुद्दीन फिरोज कहता है अपने दरबार में कि कुछ नहीं, सबसे पहले हमीरदेव पर हमला किया जाए और हमीरदेव को जीता जाए, यानी कि रणथंभौर को जीता जाए। होता वैसे ही है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो पहुंच जाता है कहाँ? वो रणथंभौर नहीं, झांझन का दुर्ग पर, झांझन का दुर्ग पर वो हमला करता है सबसे पहले और झांझन का दुर्ग को जीत लेता है। बात समझे? झांझन का दुर्ग को जीत लेता है। अब झांझन के दुर्ग को जीत लिया, ठीक है। झांझन को दुर्ग को जब जीतता है तो जीतने के बाद क्या होता है कि वह रणथंभौर की ओर बढ़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो रणथंभौर को जीत नहीं पाता है। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो दिल्ली का कौन था? सुल्तान था। दिल्ली का जो सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसके समय में एक दरबारी कवि था। उस दरबारी कवि का नाम था आपको क्या? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा दो किताब लिखी गई है जिसका नाम है तारीख-ए-अलाई और खजरान-उल-फुतूह। ये दो किताब लिखा गया है किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। यानी कि अमीर खुसरो अगर जलालुद्दीन के समय था दरबारी कवि, तो इसका मतलब रणथंभौर के जो राजा थे हमीरदेव, इसका समकालीन होगा, उसका समकालीन होगा। यानी कि जलालुद्दीन जो भी कुछ करता होगा हमीरदेव के लिए खिलाफ, तो वो अमीर खुसरो उसको जरूर लिखता होगा, है कि नहीं। तो जब पहली बार हमला करता है जलालुद्दीन फिरोज, वो करता है 1290 में। जब यह दिल्ली पर बैठता है तो सबसे पहले इसके मन में विचार आता है कि सबसे पहले हमको रणथंभौर को जीतना है, क्योंकि वहां का जो शासक है, और वह शासक कौन? हमीरदेव, वो अपना राज्य विस्तार की नीति में लगा हुआ है, राज्य विस्तार की नीति में लगा हुआ है। हो सकता है कि आगे चल के ये दिल्ली पे हमला कर दे, तो उसको शांत करना बहुत जरूरी है। तो जलालुद्दीन फिरोज जो है वो हमीरदेव पर हमला करता है। हमला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह रणथंभौर के पास नहीं पहुंच पाता है, उस दुर्ग के पास नहीं पहुंच पाता है। फिर वह पुनः वहां से पीछे हट जाता है और दिल्ली वापस आ जाता है। फिर
दिल्ली जब पहुंचता है तो अपने सेना नायकों के साथ में अपने दरबार में विचार विमर्श करता है कि रणथंभौर को कैसे जीता जाए, रणथंभौर को कैसे जीता जाए। वहीं आप देखे होंगे एक चर्चा आप किए होंगे कि रणथंभौर को जब दूसरा हमला के लिए निकलता है कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वह वर्ष रहता है 1292। दिल्ली में कौन बैठा हुआ है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जानता था कि भविष्य में ये रणथंभौर का जो ये शासक है कौन, हमीर देव, ये अपना विस्तार नीति को लेकर आगे बढ़ते हुए हो सकता है कहीं दिल्ली पे भी चढ़ाई ना कर दे। तो उसको रोकने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है पुनः 1292 ईस्वी में यह हमला करता है किस पे, रणथंभौर पे, यानी कि हमीर देव पर। अब हमीर देव पर जब हमला करता है तो झाझन का जो दुर्ग होता है उसको वह जीतता है। तो झाझन का दुर्ग जीतने के बाद हमीर देव, जलालुद्दीन फिरोज जो है वह उसके पूरे किले को चारों तरफ से घेर लेता है। अब आप पढ़े होंगे, पहले बताया गया है कि यह 7 पहाड़ी से घिरा हुआ एक दुर्ग है। अब इस पर चढ़ाई करना बड़ा मुश्किल था। तो हमीर देव जो है जब जानता है कि जलालुद्दीन पहुंचने वाला है मेरे पास, तो उससे पहले हमीर देव अपना एक सेनापति जिसका नाम रहता है गुरुदास सैनी को भेज देता है लड़ने के लिए। और उस क्रम में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और गुरुदास सैनी के साथ में एक युद्ध होता है। उस युद्ध में क्या होता है, गुरुदास सैनी जो है वो मारा जाता है, गुरुदास सैनी वह मारा जाता है। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है उस पूरे दुर्ग को घेर लेता है और कई महीनों तक उस दुर्ग को घेर के बैठा हुआ रहता है, कई महीनों तक। माने वो जीत नहीं पा रहा उस दुर्ग को। तो जीत नहीं पा रहा है तो उसको गुस्सा में एक डायलॉग याद आता है उसके मुंह पे। क्या था डायलॉग था कि कहाँ लिखे थे जी, हाँ, ऐसे 10 किले मुसलमानों के मूछ के बाल के बराबर, और ये बोल के भाग जाता है, बोले चलो वापस यहाँ से, ये यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। कौन कहा इसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है डायलॉग। कैसे 10 किले मुसलमानों के मूछ के बाल के बराबर नहीं है, चलो चलो भागो यहाँ से, थोड़ा हटाओ, जितना नहीं हम लोगों को, बहुत 10 किला हम लोग ऐसा जीत सकते हैं। मतलब तंग आ गया था, वह किला ऐसे घिरा हुआ था। अब जलालुद्दीन 2 बार हमला किया रणथंभौर में, जीत नहीं पाया हमीर देव के साथ। बात समझ में आया। और हमीर देव जो है वह अपने राज्य विस्तार में लगा हुआ है। अब आगे देखिए हमीर देव क्या किया। आगे हमीर देव 1292-1293 में कहता है भीमसर, उदयपुर, चित्तौड़, मालवा, काठल प्रदेश को जीत लिया। सोचिए अपना कहां कहां विस्तार वो करते जा रहा है। तब तक इधर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मर गया, ना मर गया, 1296 में वो मर गया, कहते कहते कि हमको नहीं जीतना है इसको। लेकिन याद रखिए कोई राजा लोग जो होता है ना, राजा लोग बहुत ईगो वाला होता है, वो कभी छोड़ेगा नहीं। तो उसी क्रम में अलाउद्दीन फिरोज खिलजी बैठा गद्दी में 1296 में, दिल्ली का सुल्तान बना। और इधर ये जनाब हमीर देव वो पूरा विस्तार में लगा हुआ है, एकदम जीत पे जीत जीत रहा। अब जैसे ही बैठा ये गद्दी पर कौन, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, 1296। अब 1296 से कब तक, 1316 तक। तो देखिए किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव का युद्ध होता है। ये तो विस्तार में लगा हुआ है हमीर देव पूरा देश में विस्तार में लगा हुआ है। तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है अपने सेना का वह भेजता है गुजरात की तरफ, ठीक है। और उस सेना में कौन कौन, उस सेना में आपको कौन कौन था, नुसरत खां, उलुग खां कौन, तो वह अलाउद्दीन का भाई। उलुग खां, नुसरत खां, उसके बाद कौन है, उसके बाद आपको मंगोल हैं। ये लोग सब मिलके जाते हैं कहां, गुजरात की तरफ।
और गुजरात जाते हैं तो गुजरात में तहलका मचा देता है। तहलका मचाने का मतलब है कि बहुत लूटपाट करता है, बहुत लूटपाट करता है। गद्दी पे बैठा है कब? ये 1296 में। और ये बहुत लूटपाट करता है और वहां से वह वापस आता है। बात समझ रहे हैं? वहां से वह वापस आता है, ठीक है। तो वहां से जब वापस आ रहा था तो एक जगह है, वह जगह का नाम है कान्हड़ जालोर। जालोर जगह है और जालोर का एक शासक रहता है जिसका नाम है क्या? कान्हड़ देव। क्या नाम है? कान्हड़ देव। और ये घटना है 1298 से 1299, 1298 1299। और ये दिल्ली में कब बैठा? 1296। अब इधर आगे चल रहे हम लोग, ये अपना मगध में अपना आगे प्रदेश को जीत रहा है, ठीक है ना। तो ये भेज दिया गुजरात, किसको किसको? उलूग खां को, नुसरत खां को, उसके बाद मंगोल को, और साथ में एक और था अल्प खां। तो याद रखिएगा, अल्प खां का अपना एक टीम रहता है, उलूग खां और नुसरत खां का अपना एक टीम रहता है, और मंगोल का अपना एक टीम रहता है। तो उस मंगोल में कौन कौन है? उस मंगोल में आपका था शासक में कौन कौन? तो मोहम्मद शाह, कैबरू, बेचर, तीचर, गुरुमस, ये लोग एक टीम में थे। मतलब मंगोल का एक टीम, ठीक है, नुसरत खां और उल्गू खां का एक टीम, और अल्प खां का एक टीम। तीनों टीम मिलके गया कहां? गुजरात। और गुजरात में तहलका मचा के लूटते हुए कहा जाता है कि वहां से शिवलिंगों का टुकड़ा, जो मंदिर को तोड़ा गया था, उस मंदिर के शिवलिंगों का टुकड़ा लेके वह दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, दिल्ली की ओर। अब वो टुकड़ा ले जाने का उद्देश्य क्या था? तो टुकड़ा ले जाने का उद्देश्य यह था कि दिल्ली में जाके इस टुकड़े को लोगों के बीच में आपको दिखा के या फिर उसको अपमानित किया जाएगा या कुछ फेंका जाएगा या जो किया जाएगा, उस उद्देश्य से सोना चांदी के साथ, धन दौलत के साथ वह इस टुकड़े को भी लेके आगे बढ़ रहा था। लेकिन बीच में वापस आते समय में एक जगह पड़ता है जालोर। इस जालोर का एक शासक रहता है जिसका नाम रहता है कान्हड़ देव। कान्हड़ देव जो है 1298 की बात है। कान्हड़ देव को जब यह सूचना मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है भाई, यानी कि उल्गू खां, नुसरत खां, फिर अल्प खां और मंगोल का कुछ सेना लोग जो है वो लोग शिवलिंग का टुकड़ा को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो यह जो है कान्हड़ देव जो है अपने सेना को आदेश देते हैं कि आप जाएं और उस टुकड़ी पे क्या करें? हमला करें। यह आदेश जारी करता है कौन? कान्हड़ देव। अब यह हमला के लिए निकल पड़ता है कान्हड़ देव का सेना लोग इस टुकड़ी पे। किसका टुकड़ी? अलाउद्दीन खिलजी का टुकड़ी पे, सेना पे। और उस टुकड़ी में 3 धड़ा याद रखिएगा, एक है उल खां, नुसरत खां, एक है अल्प खां और एक है मंगोल। अब होता क्या है कि जैसे इन लोग आता है तो इसके जगह में पहुंचने के क्रम में पहुंचते ही इन तीनों में धन को लेकर आपस में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा क्या होता है कि जहां जहां से लोग तीनों लौटा था, एकत्रित होकर ये जा रहा है दिल्ली की ओर, और साथ में शिव जी का शिवलिंग का टुकड़ा भी लेके जा रहा था अपमानित करने के लिए कि वहां ले जाके अपमानित करेंगे हिंदुओं को। तो होता क्या है कि नुसरत खां और उल्गू खां और अल्प खां और मंगोल के बीच में अपने में आपस में टकराव हो जाता है। टकराव क्या चीज होता है? तो मंगोल से कहा जाता है कि भाई ऐसा है कि तुम जो धन लूटे हो उसमें से 20% आप धन इधर देंगे, मतलब 20% धन हम लोगों को देना होगा आप लोगों को, यानी किसको? उल्गू खां और नुसरत खां को और अल्प खां को। उसके बाद ही आपको जाना होगा। और इधर कान्हड़ देव अपना सेना को लेकर भेजा हुआ है लड़ने के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि मंगोल लोग बोला कि भाई हम तो नहीं देने वाले,
जो हो जाए, लूटे हैं हम नहीं देने वाले। अब ये मंगोल का जो जितना भी था सेना लोग, ये लोग नहीं देने का बात कहा और सीधे दौड़ते हुए पहुंच जाता है किसके पास? हमीर देव के पास। हमीर देव के पास ये लोग पहुंच जाता है, कौन? मंगोल। और हमीर देव के शरण में जाकर बोलता है कि भगवान प्रभु हमको बचा लीजिए, ये लोग ऐसा ऐसा बात है, इन लोग लूट के हम लोग जा रहे थे, तो हम लोगों को यह बोलता है कि 20% दो, तो हम उसको 20% कहा थे, हम आप ही को दे देते हैं, कुछ ले लीजिए आप। तो हमीर देव कहता है कि ये लोग है कहाँ? तो इन लोग है कहाँ? जालोर के पास है। उधर जालोर का सेना उस पर हमला किया और इधर फिर हमीर देव कहता है कि जाओ चढ़ाई करो, किस पे? अलाउद्दीन खिलजी का भाई पे, यानी कि उल्गू खां पे, और उसके बाद नुसरत खां और उसके बाद अल्प खां पे हमला करो, अपना सेना को आदेश देता है। और उसके क्रम में 2 लोगों को भेजता है और उस 2 लोगों में एक का नाम क्या है? भीम सिंह, और दूसरा का नाम क्या है? धर्म सिंह। अब नाम भी बड़ा ट्विस्ट है, भीम सिंह और धर्म सिंह। अब ये भीम सिंह और धर्म सिंह अपना सेना को लेकर पहुंच जाता है कहां? जालोर के नजदीक। और उधर कान्हर देव का सेना पहुंच जाता है कहां? उन लोगों का समीप। अब उसमें हमला होता है उन लोगों के ऊपर कान्हर देव के साथ में। तो कान्हर देव का सेना जो है उन लोगों से बहुत सारा धन दौलत लूट के ले जाता है, वो ले गया। अब इधर से पहुंचा हमीर देव का सेना, जिसका सेनापति कौन है? भीम सिंह और धर्म सिंह। अब ये लोग जो पहुंचा तो इन लोग भी क्या किया कि इन लोग पे हमला किया, और हमला करने के बाद कहा जाता है कि धन लूटा और धन लूट के या जाने लगा। मतलब यहाँ पे यह हुआ समझ में आया कि मिला कुछ नहीं। और वहां से जो शिवलिंग का मूर्ति जो तोड़ के ले जा रहा था, तो कान्हर देव का सेना लोग जो उस शिवलिंग का मूर्ति को भी इकट्ठा करके वो अपने साथ ले जाता है। उसके बाद भीम सिंह और धर्म सिंह सोना चांदी लेके निकलता है कहां? रणथंभौर की तरफ। लेकिन कहा जाता है कि भीम सिंह शायद ना, भीम सिंह धर्म सिंह का भाई एक रहता है, जिसका नाम रहता है क्या? आपका नाम क्या है? भोज। धर्म सिंह का भाई रहता है भोज। अब देखो कहानी क्या है। जब ये लूट के जा रहा था तो धर्म सिंह पीछे था, और क्या नाम था उसका? भीम सिंह आगे था। मतलब कुछ डिस्टेंस में था। जैसे होता है ना कि सब चल रहे साथे, तो साथ में चल रहे, तो अच्छा ठीक है तुम बढ़ो ना, हमारे है ना, नहीं समझते हैं आप, बढ़िए हमारे। तो धर्म सिंह आगे आ रहा था, अब पीछे भीम सिंह आगे जा रहा था और धर्म सिंह पीछे आ रहा था। तो जब हमला किया था ना इन लोग, हमीर देव का सेना और क्या नाम है, कान्हर देव का सेना जब हमला किया था इन लोगों पे, तो इसका सेना बिखर गया था। बात समझ रहे? तो बिखर के कुछ कहीं छुपा हुआ था। तो होता क्या है कि भीम सिंह का भाई कौन होता है? धर्म सिंह का भाई कौन है? भोज। तो धर्म सिंह का भाई भोज और धर्म सिंह आगे जा रहा था, और उसका पीछे कौन था? भीम सिंह। तो भीम सिंह पे हमला कर दिया जाता, उस सेना के द्वारा भीम सिंह पे क्या हुआ? हमला कर दिया गया। अब भीम सिंह पे जब हमला किया तो भीम सिंह की हो जाती है मृत्यु, भीम सिंह मर गया। अब यह धर्म सिंह पहुंचा कहां? धर्म सिंह पहुंचा राजा हमीर देव के पास, रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर में बैठा हुआ है हमीर देव। अब ये धर्म सिंह पहुंचा वहां पे, कहा महाराज हम तो आ गए, लेकिन एक सेना नायक नहीं आ पाया, जिनका नाम था भीम सिंह। हुआ क्या? राम पूछता है हमीर देव क्या हुआ? तो वो अब कहानी बताता है कि महाराज ऐसे बात था, हम लोग आ रहे थे, वो पीछे रह गया, उस पर हमला कर। तो हमीर देव कहता है धर्म सिंह को कि जब उस पर हमला हुआ तो तुम था कहां? कुछ नहीं, जरूर कुछ ऐसा घटना घटा होगा जो आप हमसे छिपा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही था। तो इसका नतीजा यह होता है कि हमीर देव जो है इनको पनिशमेंट करते हैं और इनका दोनों आंख फोड़वा देते हैं, मतलब इनको प्रताड़ित करते हैं और सेनापति नायक से हटा देते हैं।
हटा दिए। और फिर इनका जो भाई रहता है जिसका नाम है भोज, उस भोज को बनाते हैं क्या, सेनापति। क्लियर यहां तक। अब दिल्ली की तरफ जो जा रहा है वो कौन है, उल्गू खां, नुसरत खां और अल्प खां। ये लोग पहुंचा कहां, अलाउद्दीन के पास। ना कहा भैया अनर्थ हो गया। तो क्या हुआ, क्या हुआ अनर्थ, तो अनर्थ हो गया। हम लोग आ रहे थे तो जालोर का शासक वो लूटा, फिर कौन है, रणथंभौर का हमीर देव वो लूटा, हम लोग तो बर्बाद हो गए। अब मंगोल जो लेके सो गया, मंगोल जो लेके सो गया। अब जलालुद्दीन का सॉरी अलाउद्दीन का दिमाग घुमा, बोला यार ये हमीर देव का क्या मसला है, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा हम लोगों को। तो उसका जितना भी राज्य में दरबार में लोग थे वो लोग कहा कि महाराज ये जनाब हम लोग का जस्ट नीचे बैठा हुआ है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पिताजी भी, आपके जो ससुर थे वो भी हमला किए थे, लेकिन उस दुर्ग को जीत नहीं पाए, वो दुर्ग को जीत नहीं पाए। और जब तक उसको शांत नहीं कीजिएगा तब तक दिक्कत है। बात समझ रहे हैं, बताइए कितना बार अनर्थ हो गया, पूरा जीत लिया, पैसे उसको सब ले गया। अब अलाउद्दीन जो है एक रणनीति बनाता है, अलाउद्दीन रणनीति बनाता है। और उसके बाद अलाउद्दीन जो है वो चढ़ाई करने वाला है किस पे, हमीर देव के पास। चढ़ाई करने वाला किस पे, हमीर देव के पास। बात समझ रहे हैं। तो हम लोग